हेलो एवरीवन। तो जो आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है आपके क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है आपके हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरीन्स। चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हो, जेई मेन की तैयारी कर रहे हो, जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो या फिर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ये वाला जो चैप्टर है हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरीन्स ये आपको लाइन टू लाइन विद पूरा की पूरा एनसीईआरटी से एक लाइन टू लाइन पढ़ना है। तो आप एकदम सही जगह पर आए। इस वीडियो के कंप्लीट होने तक हम इस पूरे के पूरे चैप्टर को विद द लाइन टू लाइन एकदम याद कर लेंगे और पूरे के पूरे चैप्टर को मैं ऐसी ही आशा करता हूँ और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपको ये पूरा की पूरा चैप्टर इस वीडियो कंप्लीट होने तक आपको याद हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप लोग बोलेंगे कि जी जो आपके ऑर्गेनिक का चैप्टर है, ऑर्गेनिक का चैप्टर तो हमको बुक से पढ़ने का कुछ लोग सजेस्ट करते हैं। देखिए, ऑर्गेनिक क्या है, आजकल जो ऑर्गेनिक के अंदर जो आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं, जेई में हो या फिर नीट में हो, जनरली बोर्ड में तो जो बुक के क्वेश्चंस हैं, बुक के अंदर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको छोड़ करके कुछ सेंटेंस होते हैं बुक के अंदर, कुछ पैराग्राफ्स होते हैं, वहां से कोई ना कोई लाइन आजकल जो आपकी जो एनटीए है वो उठा रहा है। तो देखिए, हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है चैप्टर के बारे में, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, इसको एक बार रीडिंग लगा लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखिए, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हैलोजन युक्त यौगिक पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं क्योंकि ये मृदा के जीवाणुओं द्वारा भंजन के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। तो अब देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपकी एलिफेटिक तथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु अथवा परमाणुओं का हैलोजन परमाणु अथवा परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन होने से क्रमशः एल्किल हैलाइड, जिसको आप एल्वेल्किन कहते हैं, तथा हेरिल हैलाइड, जिसको आप एल्वरीन कहते हैं, बनते हैं। हेलोएल्केनों में हैलोजन परमाणु एल्किल समूह के sp3 संकरित कार्बन परमाणु परमाणुओं से जुड़ा रहता है, जबकि एलोएरिनों में हैलोजन परमाणु एरिल समूह के sp2 संकरित कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। बहुत से हैलोजन युक्त कार्बनिक यौगिक प्रकृति में मिलते हैं तथा इनमें से कुछ चिकित्सकीय रूप से उपयोगी होते हैं। इस वर्ग के यौगिकों का उपयोगों का विस्तार उद्योगों में तथा दैनिक जीवन में बहुत बड़ा है। इनका उपयोग अपेक्षाकृत अध्रुवीय यौगिकों के लिए ब्लैक के रूप में तथा अनेक प्रकार के कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण के लिए प्रारंभिक पदार्थ के रूप में होता है। मृदा सूक्ष्म जीवियों द्वारा उत्पादित क्लोरेमफेनिकोल, जो कि क्लोरीन युक्त प्रतिजैविक एंटीबायोटिक है, आंत्रज्वर टाइफाइड के इलाज में अत्यधिक प्रभावी होती है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो आपके क्लोरेमफेनिकोल रहती है वो क्या होती है, आपके जो एंटीबायोटिक है और जो आपके टाइफाइड के इलाज में बहुत ही काम की रहती है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। सेकंड बोला है कि हमारे शरीर में आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन उत्पन्न होता है, जिसकी कमी से गलगंड या फिर घेंगा नामक रोग हो जाता है। संश्लेषित हैलोजन यौगिक जैसे क्लोरीन का उपयोग मलेरिया के उपचार में होता है। देखिए, क्लोरीन का उपयोग होता है मलेरिया के उपचार में। हाँ, इसके बाद बोला गया है कि हेलोथेन का उपयोग शल्य चिकित्सा में निश्चितक के रूप में होता है। कुछ पूर्णतः फ्लोरीनीकृत यौगिकों को शल्य चिकित्सा में प्रभावी रक्त प्रतिस्थापी के रूप में देखा जा रहा है। देखिए, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है इंट्रोडक्शन के अंदर कि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो आपके दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ पर काम आता है, कहाँ पर चिकित्सा के क्षेत्र में काम आता है, कहाँ पर उद्योगों में, ताकि आपके मन में उत्सुकता बने कि जो हम जिन चीजों को पढ़ रहे हैं वो हमारे दैनिक जीवन में कहाँ पे काम आती हैं और आप इस चैप्टर को ढंग से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। और हमारा मेन टारगेट क्या, हमारा मेन टारगेट है मार्क्स लाना। और देखिए, ये तो बाकी के टारगेट हैं। देखिए, जब आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो आप इनको उपयोग में ले ही पाएंगे दैनिक जीवन में। सेकंड है कि आपको आगे बोला है कि इस एकक में आप कार्ब हैलोजन यौगिकों के विभेदन की प्रमुख विधियों, भौतिक एवं रासायनिक गुणों तथा उपयोगों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप पढ़ते हैं वर्गीकरण के बारे में, क्लासिफिकेशन, किस प्रकार से हैलोजन के जो कंपाउंड्स उनको बांटा गया है। देखिए, सबसे पहले बांटा गया है इनको हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो संख्या के आधार पर कैसे बांटा गया है, अगर एक रहेगा तो मोनो एल्केन, दो रहेंगे तो डाई एलो एल्केन, तीन रहेंगे तो ट्राई एलो एल्केन। देखिए, एलो एल्केन तथा एल्वरीनों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। संरचना में उपस्थित एक, दो अथवा अधिक हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इन्हें मोनो, डाई अथवा पॉली हैलोजन, डाई, टेट्रा आदि में, मतलब मोनो, डाई, डाई के बाद जितने भी आएंगे 3, 4, 5 वाले वो आ जाएंगे आपके किस में जाएंगे, पॉली हैलोजन में, आदि में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो उदाहरण आप देख सकते हैं, ये जाएगा आपके मोनो हेलोएल्केन, ये जाएगा आपके डाई, ये जाएगा आपके ट्राई। ये देखिए, हेलोएल्केन तो एरिन क्या होता है, एरिन जिसमें क्या हो जाता है, चक्र बना रहता है, जिसमें आपकी साइकिल बनी रहती है, जिसमें आपके बेंजीन वाले दिख जाए आपको, ये जाएगा मोनो हेलोएरिन, ये जाएगा डाई हेलोएरिन, ये जाएगा ट्राई हेलोएरिन। देखिए, यहाँ पर तीन तीन आपके जो क्लोरीन युक्त जो कोई भी कंपाउंड है, आपके हेलोजन कंपाउंड है, वो आ जाएंगे। आगे बोला है कि मोनो हेलो यौगिकों को उस कार्बन परमाणु की संकरण के आधार पर पुनः वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए, पहले काय को बांटा था, संख्या के आधार पर, अब बांटा गया है इनको संकरण के आधार पर, जिसमें हैलोजन परमाणु आवंटित होता है, जैसा कि नीचे वर्णित किया गया है। तो देखिए, इस वर्ग में सम्मिलित है एल्किल हैलाइड अथवा हेलो एल्केन। सबसे पहले देखेंगे आप एल्किल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन क्या होता है, जिसको आप आरएक्स से डिनोट करते हैं। एल्किल हैलाइडों में देखिए एक्स क्या हो सकता है, यहाँ पर कोई भी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन।
एल्किल हैलाइडों में हैलोजन परमाणु एल्किल समूह R से आवंधित रहता है। ये एक सजातीय श्रेणी बनाते हैं जिसे CnH2n+1 एक्स से प्रदर्शित करते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं सजातीय श्रेणी क्या होती है, आप 11th क्लास में ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। उन्हें इस कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर पुनः प्राथमिक, द्वितीयक अथवा तृतीयक में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिससे हैलोजन परमाणु आवंधित होता है। तो सबसे पहले आपके sp3 कार्ब CX आवंधित यौगिकों में आप देखेंगे प्राथमिक, ये क्या है आपके प्राइमरी डिग्री, प्राइमरी यानी कि प्राइमरी 1 डिग्री कार्बन पर ये हैलोजन लग रहा है। आप देखेंगे ये 2 डिग्री कार्बन, कार्बन की डिग्री आप सभी लोग जानते हैं किस प्रकार से डिसाइड की जाती है। अगर कोई कार्बन के साथ में आपके अगर 2 और अन्य कार्बन जुड़े हुए हैं तो वो आ जाएगा 2 डिग्री, और देखिए यहाँ पर 3 जुड़े हुए हैं इसलिए इसको बोलेंगे आप 3 डिग्री कार्बन, तो ये आ जाएगा तृतीयक। अगला है आपके वो है आपके एलिलिक हैलाइड। देखिए एलिलिक किसको कहा जाता है, ये वे यौगिक होते हैं जिसमें हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विक आवंध के समीपवर्ती sp3 संग्रहित कार्बन परमाणु से आवंधित रहता है। तो देखिए ऐसे बोला है कि आपके जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसके पास वाला कार्बन रहता है वो क्या रहता है आपके sp3 संकरित रहता है। तो कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये आपके कार्बन, इस कार्बन के पास में डबल बॉन्ड और यहाँ पर है आपके sp3 संकरित कार्बन, तो इससे जो हैलोजन जुड़े रहेंगे, जो डब्बा वाला कार्बन है वो हो जाएंगे आपके एलिलिक हैलाइड। आगे बोला गया आपको बेंजलिक हैलाइड के बारे में। देखिए बेंजलिक हैलाइड क्या होते हैं, इस प्रकार की यौगिकों में हैलोजन परमाणु एरोमेटिक बलय से जुड़े sp3 संकरित कार्बन परमाणु से आवंधित रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए एरोमेटिक बलय होती है आपके, देखिए जो भी कोई भी आपकी एरोमेटिक बलय होगी, एरोमेटिक बलय से एक sp3 संकरित कार्बन जुड़ा रहेगा और उससे उसके साथ में क्या जुड़े रहेंगे आपके हैलोजन परमाणु, तो ये कहलाएंगे आपके बेंजलिक हैलाइड। तो आप अभी तक समझ चुके हैं एलिलिक हैलाइड क्या होते हैं, बेंजलिक हैलाइड क्या होते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे बुलाएं कि आपको सबसे पहले तो sp3 संकरित वाले पढ़े, अब हमने पढ़ेंगे sp2CX आवंध युक्त यौगिक। तो इस वर्ग में शामिल है वाइनेलिक हैलाइड। वाइनेलिक क्या होते हैं, इस प्रकार के यौगिकों में हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विक आवंध के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। पहले क्या था, sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ रहा था, अब ये हो रहा है कि आपके कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और जो आपके हैलोजन परमाणु आ रहा है वो भी इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन परमाणु से ही जुड़ रहा है, तो ये आ जाएंगे आपके वाइनेलिक हैलाइड। यहाँ पर देखेंगे आप ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन से एक से जुड़ रहा है तो ये जाएगा आपके वाइनेलिक हैलाइड, ये भी वाइनेलिक हैलाइड। आगे बोला है आपको एरिल हैलाइड। इस प्रकार के यौगिकों में हैलोजन परमाणु एक एरोमेटिक बलय के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। तो देखिए आपके जो बेंजीन बलय होती है, बेंजीन बलय के जो प्रत्येक कार्बन होता है वो होता है आपके sp2 संकरित, इससे को जो आपके हैलोजन परमाणु है इसके sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जोड़ दो तो वो आ जाएंगे आपके एरिल हैलाइड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जुड़ रहा है आपके, ये भी आपके एक एरोमेटिक बलय है। जो प्रत्येक कार्बन होता है बेंजीन में उसका जो संकरण होता है वो आपके sp2 आता है, आप ये सभी लोग जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में नाम पद्धति। देखिए जो आपके हैलोजन परमाणु उनको नाम किस प्रकार से दिया जाता है, हैलोजन के जो यौगिक हैं। तो हैलोजन यौगिकों का वर्गीकरण सीखने के पश्चात आइए हम सीखें कि इन्हें नाम कैसे दिया जाता है। तो आप जो नामकरण है ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, एक बार यहाँ पर हम फिर से इसको रिवाइज लगाएंगे। अगर आपने वहां पे नहीं भी पढ़ा हो तो हम यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से नामकरण का किया जाता है। एल्किल हैलाइडों के सामान्य नाम को व्युत्पत्त करने के लिए एल्किल समूह का नाम लिखने के पश्चात हैलाइड का नाम लिखा जाता है। नामकरण की आयुपेशी पद्धति में एल्किल हैलाइड का नामकरण पहलू प्रतिस्थापी हाइड्रोकार्बन के रूप में किया जाता है। देखिए जो आयुपेशी में इनको क्या माना जाता है, एक प्रतिस्थापी माना जाता है। एरिल हैलाइडों का सामान्य तथा आयुपेशी नाम हेलोएरीन है। सामान्य नाम भी उनका हेलोएरीन है और आयुपेशी नाम भी हेलोएरीन है। डाई हेलोजन व्युत्पन्नों के लिए सामान्य प्रणाली में ऑर्थो मेटा तथा पैरा पूर्व लग्न का उपयोग करते हैं, जबकि आयुपेशी पद्धति में इनके लिए 1 2 3 या 1 3 1 4 संख्याओं का उपयोग करते हैं। देखिए एक नाम पद्धति होती है जिसको आप बोलते हैं सामान्य नाम पद्धति, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉमन नेम पद्धति। क्या होता है, ये तो पुरानी पद्धति है, लेकिन जो आपको एग्जाम में लिखना है वो होता है जनरली आयुपेशी पद्धति, जो कि आपके ऑलरेडी जो नई पद्धति जिसको बोला जाता है। तो इन दोनों के बीच में बोला गया है। सबसे पहले आप देखेंगे ये CH3 CH2 Br। तो देखिए सबसे पहले इसको आयुपेशी नाम पद्धति में तो आप सभी लोग जानते हैं किस प्रकार इसकी नंबरिंग की जाती है 1 2 और 3। तो पहले नंबर पर क्या लग रहा है आपके ब्रोमीन, और ब्रोमीन क्या होता है, इसको लिया जाता है एक प्रतिस्थापी के तौर पर। तो ब्रोमीन को आपने प्रतिस्थापी ले लिया तो प्रतिस्थापी का क्या आता है पूर्व लग्न, तो इसका क्या जाएगा 1 ब्रोमो। तो 1 ब्रोमो और ये पूरा की पूरा कार्बन क्या है प्रोप, और इसमें सिंगल बॉन्ड है सब में, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन ये जाएगा। अब यहाँ पर सामान्य नाम में क्या है, देखिए जो एन प्रोपिल ब्रोमाइड, देखिए इसको क्या बोला जाता है नॉर्मल प्रोपिल। पूरी की पूरी जो संरचना दे रखी है आपको ये वाली 1 2 और 3, ये वाली जो संरचना होती है इसको बोला जाता है आपके नॉर्मल प्रोपिल। और अगर ये संरचना होती है 1 2 3 और यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ा रहता है तो ये आ जाती है आपके आइसोप्रोपिल। तो देखेंगे आप ये आ जाएगी आपके आइसोप्रोपिल क्लोराइड। लेकिन जब आप इसका नामकरण करेंगे आयुपेशी नाम पद्धति में तो 1 2 और 3 तो आप यहाँ पर नाम देंगे तो आपको प्राप्त होगा 2 क्लोरोप्रोपेन। देखिए ये आ गया।
तो ऑलरेडी ये जो नामकरण पद्धति आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर क्या है, आपको मेनली जो याद करना है वो ये है कि इनके जो कॉमन नाम है ना, थोड़े से अटपटे नाम होते हैं, उनको याद करेंगे आप। कॉमन नाम के हिसाब से उनकी संरचनाएं देखेंगे और उन संरचनाओं को आईयूपीएसी में किस प्रकार से लिखा जाता है ये आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर बोला है आपको आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल क्या होता है, देखिए आइसो कोई भी चीज, आइसो का मतलब होता है कि जो सेकंड लास्ट कार्बन परमाणु होता है ना, तो एक दो और ये सेकंड लास्ट कार्बन परमाणु के ऊपर यदि आप क्या कर देंगे, एक कार्बन अलग से जोड़ देंगे, एक ब्रांचिंग करके, वो हो जाएगा आइसो। नियो क्या होता है, जो आपका सेकंड लास्ट परमाणु उसके साथ में क्या करेंगे आप, दो कार्बन परमाणु जोड़ देंगे, तो वो आ जाता है आपके नियो। देखिए एक कार्बन और ये दो, तो जनरली संख्या के आधार पर देखा जाता है आइसो और नियो। तो आगे देखिए आपको आगे बोला गया है, तो यहाँ पर कुछ एल्वेरिन्स की संरचनाएं, जैसे ये ब्रोमोबेंजीन, तो इसका जो सामान्य नाम है वो भी आपके ब्रोमोबेंजीन, आईयूपीएसी नाम भी ब्रोमोबेंजीन है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे आप दो आ जाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से जो सामान्य नाम में इनको नामकरण दिया जाता है वो दिया जाता है आपके ऑर्थो मेटा। यहाँ पर होता है ऑर्थो, यहाँ पर आता है मेटा, और ये वाली संख्या होती है पैरा। तो आप इसको कुछ इस प्रकार से याद कर सकते हैं, ओम प्रकाश, ऑर्थो मेटा पैरा। सबसे पहली जो जो आपकी लोकेशन होती है उसको बोला जाता है ऑर्थो, उसके बाद आता है मेटा, और यहाँ पर आता है पैरा। लेकिन जब आईयूपीएसी नाम पद्धति में आप आते हैं तो इनको आप नंबरिंग देते हैं। नंबरिंग के हिसाब से यहाँ पर आएगा आपके परमाणु जो क्रमांक होगा एक, यहाँ पर जाएगा आपके दो, और यहाँ पर जाएगा तीन। जब सामान्य नाम में तो इसका नाम आ जाएगा मेटा डाई ब्रोमोबेंजीन, लेकिन आईयूपीएसी में नाम आएगा इसका एक, दो और तीन, वन थ्री डाई ब्रोमोबेंजीन। देखिए ये रहा, यहाँ पर जाएगा आपके 1,3,5 डाई ब्रोमोबेंजीन। तो चूंकि ये आप ऑलरेडी क्लास 11th में ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आपको याद होगा, तो यहाँ पर एक बार आप फिर से सीख सकते हैं, एक बार रिवाइज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जो आईयूपीएसी नाम पद्धति है, तो आप नामकरण सीख चुके हैं, तो आगे आगे देखते हैं आगे क्या क्या कहा जा रहा है हमसे। अगर आपको ये नामकरण पद्धति नहीं आ रही हो तो हम इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो नोमेनक्लेचर के लिए होता है वो 11th क्लास का, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। आगे बोला है आपको कि समान हैलोजन परमाणु युक्त डाई हेलो एलो एल्केनों को एल्किलिडीन या फिर एल्किलीन डाई हैलाइड कहते हैं। समान हैलोजन परमाणु युक्त डाई हेलो यौगिकों को पुनः जेम डाई हैलाइड यानी जेमिनल हैलाइड यदि हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु पर उपस्थित हो, तथा देखिए विशिनल डाई हैलाइड बोला जाता है यदि हैलोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित हो। तो जेम और विशिनल क्या होता है, देखिए जेम कुछ इस प्रकार से होता है, देखिए दो हैलोजन अगर किसी परमाणु के अंदर जुड़े रहे, यहाँ पर आप देखेंगे दो हैलोजन जुड़ रहे हैं Cl2 के तौर पर, और एक ही जो आपका क्या हो, एक ही परमाणु में जुड़ रहे हैं, वो हो जाएंगे जेम। अब विशिनल में क्या होता है, देखिए दो हैलोजन जुड़ रहे हैं लेकिन अलग अलग परमाणु पर जुड़ रहे हैं, आप देखेंगे एक तो इस वाले कार्बन पर और एक इस वाले कार्बन पर, वो हो जाएंगे आपके विशिनल। तथा विशिनल डाई हैलाइडों में यदि हैलोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर जुड़े हों तो वर्गीकृत किया जा सकता है। सामान्य नामकरण पद्धति में जेम डाई हैलाइडों को एल्किलिडीन हैलाइड तथा विश डाई हैलाइडों को एल्किलीन डाई हैलाइड के रूप में नामित करते हैं। तो यहाँ पर जो मेन चीज है वो यह है कि सामान्य नाम होता है, जो आपके कॉमन नेम होता है, उसमें इसको बोला जाता है एल्किलिडीन, लिडीन, एडीन, एडीन बोला जाता है इसको, जब एक ही जगह जुड़े हों। लेकिन अलग अलग जगह जुड़े होते इसको बोला जाता है लीन, एथिलीन। देखेंगे आप यहाँ पर लीन, एथिलीन डाइक्लोराइड, इसको बोला जाता है जेम डाई हैलाइड, या फिर इसको बोला जाता है विस। जेम का मतलब होता है एक जगह, विस माने दो, आप देख सकते हैं दो जगह जुड़े हुए हैं। तो आईयूपीएसी नाम तो आप जानते हैं, इसका नाम क्या जाएगा आपके 1,1 डाइक्लोरोएथेन, इसका नाम आ जाएगा 1,2 डाइक्लोरोएथेन। तो यहाँ पर देखिए आपके कुछ प्रमुख हेलो यौगिकों के नाम उदाहरण सारणी 10.1 में दिए गए हैं, तो आप एक बार इनकी रीडिंग लगा लेंगे, क्योंकि कई बार जो आपके एग्जाम में इनके नामकरण से संबंधित क्वेश्चन आते रहे हैं। जनरली जो नीट का एग्जाम होता है उसमें बहुत बार ये वाले प्रश्न आते रहे नामकरण वाले। तो यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, इनको आप एक बार सॉल्व कर लेंगे। जो आपके देखिए करंटली ट्रेंड ये है कि जो आपके चाहे जेई मेन का एग्जाम हो या फिर नीट का, जो आपके जो किताब के अंदर बॉक्स वाले क्वेश्चंस हैं उसमें से जो आपके एग्जाम है उसमें बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, भर भर के प्रश्न आ रहे हैं। तो एक बार आप इनको सॉल्व करेंगे और हम पूरा की पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक सेपरेट वीडियो जो क्वेश्चन है उनके ऊपर भी बनाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपके CH आबंध की प्रकृति। देखिए कार्बन और जो आपका हैलोजन आबंध है वो किस प्रकार का होता है, हम यहाँ पर इसके बारे में चर्चा करेंगे। चूंकि हैलोजन परमाणु कार्बन परमाणु की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, ये बात हम भी जानते हैं कि जो हैलोजन परमाणु क्या होता है, अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। एल्किल हैलाइड का कार्बन हैलोजन आबंध ध्रुवित हो जाता है, इससे कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश तथा हैलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि जो आपके कार्बन और हैलोजन है, यहाँ पर होता है आपके कार्बन और एक होता है हैलोजन। तो क्या होता है, हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता होती है ज्यादा, कार्बन की होती है कम। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे बंध के इलेक्ट्रॉन वो चले जाएंगे आपके हैलोजन की ओर, तो हैलोजन की ओर बंध के इलेक्ट्रॉन जाने से यहाँ पर आ जाता है आपके ऋणावेश डेल ऋणावेश, और यहाँ पर आ जाता है आपके डेल आंशिक आवेश डेल धनावेश, तो डेल माइनस और डेल डेल प्लस।
तो ये यहाँ पर आपको बताया गया है। देखिए यहाँ पर जाएगा डेल माइनस आ जाएगा डेल प्लस, क्योंकि आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर हाइड्रोजन परमाणु का आकार बढ़ता है, अतः फ्लोरीन परमाणु सबसे छोटे आकार का तथा जो आपके आयोडीन होता है वो क्या होता है, आयोडीन सबसे बड़े आकार का होता है। परिणामतः कार्बन हाइड्रोजन नाबंध की लंबाई कार्बन CF से CI तक बढ़ती है। इसका आगे बोला गया कि जो कार्बन हाइड्रोजन नाबंध की बंध लंबाई है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो आप जानते हैं ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होता है, जो आपका आकार बढ़ेगा तो इनके जो बंध की लंबाई वो भी बढ़ती जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बंध लंबाई। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन आप याद कर लेंगे कि नीचे जाने पर कार्बन हाइड्रोजन नाबंध की जो लंबाई होती है वो बढ़ती जाती है। अब हम जो मेन जो चैप्टर के अंदर आ गए हैं मेन चीज पर, वो है विरचन की विधियां। देखिए आपके विरचन का मतलब होता है फॉर्मेशन, किस प्रकार से जो आपके कार्बन जो आपके जो यौगिक है उनको बनाया जाता है। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे एल्कोहलों से। देखिए एल्कोहल से कैसे बनाया जाता है। देखिए आगे बोला है कि आपको एल्किल हैलाइड एल्कोहलों से सर्वोत्तम प्रकार से बनाए जा सकते हैं। देखिए सर्वोत्तम प्रकार से बनाए जा सकते हैं जो आसानी से प्राप्त की जा सकती है सांद्र हैलोजन अम्लों फास्फोरस हैलाइड अथवा थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया से एल्कोहल का डाई हाइड्रोक्सिल समूह हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। क्या बोला गया है आपको कि सांद्र हैलोजन अम्लों, देखिए हैलोजन अम्लों के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो इसका जो आपके हाइड्रोक्सिल समूह है वो H प्रतिस्थापित हो जाएगा और ये X यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके RX और H और OH रिएक्शन करके बना लेंगे आपके H2O जल। सेकंड बोला है आपको फास्फोरस हैलाइड, तो ये रहा आपके फास्फोरस हैलाइड PX3 और PCl5 दोनों रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करके क्या बना लेंगे आपके RX RCl। आगे बोलना है आपको फास्फोरस हैलाइड अथवा थायोनिल क्लोराइड के साथ, थायोनिल क्लोराइड होता है आपके SOCl2, ये रहा SOCl2 के साथ अभिक्रिया से भी आपके RCl बनता है। इनमें से थायोनिल क्लोराइड को प्राथमिकता दी जाती है, क्यों दी जाती है। देखिए थायोनिल क्लोराइड के साथ में जो रिएक्शन हो रही है आप एक बार उसको देखेंगे, ROH की रिएक्शन कराई जा रही है अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से, तो यहाँ पर मिल रहा है आपको RCl, यहाँ मिल रहा है आपको SO2 होती है गैस और गैस बनकर क्या होता है ये उड़ जाती है। HCl भी यहाँ पर आपको गैसीय फॉर्म में प्राप्त होता है तो ये भी उड़ जाता है। तो यहाँ पर जो आपके अपशेषी जो आपके क्या होते हैं जो मुख्य उत्पाद रहता है वही आपके अभिक्रिया में प्राप्त होता है, बाकी की जो अशुद्धियां होती हैं वो गैस बनकर के उड़ जाती हैं। तो हमको क्या चाहिए, शुद्ध उत्पाद चाहिए, तो शुद्ध उत्पाद चाहिएगा तो ये वाली अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है और इस अभिक्रिया का एक स्पेशल नाम रहता है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर इन सब में क्या है RX H2O, तो H2O क्या है काम का नहीं है, आपके H2O ये भी काम का नहीं है, H3PO3 ये भी काम का नहीं है, POCl3 ये भी काम का नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है जो भी आपके बिना काम की चीजें ना वो उड़ रही हैं, लेकिन इनमें क्या है जो बिना काम की चीजें आपके अभिक्रिया मिश्रण में बची हुई हैं। हाँ, क्योंकि शेष दोनों उत्पाद आसानी से निकल सकने वाली गैसें हैं, तो अभिक्रिया में शुद्ध एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि शुद्ध एल्किल हैलाइड प्राप्त करने की अभिक्रिया कौन सी होगी। फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड तथा ट्राई आयोडाइड को सामान्यतः लाल फास्फोरस की क्रमशः ब्रोमीन तथा आयोडीन के साथ अभिक्रिया द्वारा स्वस्थानीय अभिक्रिया मिश्रण उत्पन्न करके बनाया जाता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पर जो फास्फोरस प्राप्त हो रहा है ना वो तुरंत ही बनाया जाता है भाई, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। एल्किल क्लोराइड का विरचन एल्कोहल के विलयन में शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को प्रवाहित करके अथवा सांद्र जलीय विलयनों के साथ एल्कोहल के विलयन को गर्म करके बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर आप रिएक्शन देखेंगे ROH प्लस HX इससे बनेगा जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में इससे बनता है आपके RX प्लस H2O। देखिए जो आपके एल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे आप सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो इससे मिलेगा आपको और RBr और साथ में NaHO SO4 और साथ में H2O। देखिए अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे आप PX3 फास्फोरस के टेट्राक्लोराइड के साथ में, तो आपको मिलेगा RX और साथ में मिलता है आपको H3PO3। तो ये वाली जो दोनों रिएक्शन है ये काम की है फास्फोरस की PCl3 PCl5 में जो अंतर है वो आप एक बार देख लेंगे। यहाँ पर भी आपको RCl मिलता है लेकिन यहाँ पर मिलता है आपको जो उत्पाद मिलता है वो होता है POCl3 और साथ में Cl। और जो एल्कोहल की रिएक्शन कराई जाती है लाल फास्फोरस और कोई भी हैलोजन गैस के साथ में, तो आपको मिलता है RX। और थायोनिल क्लोराइड वाली रिएक्शन आप देख चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है आपको कि प्राथमिक एवं द्वितीयक एल्कोहल की HX से अभिक्रिया में जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। तृतीयक एल्कोहल की अभिक्रिया कमरे के ताप पर केवल सांद्र HCl के साथ जलाने से पर संपन्न हो जाती है। एल्किल ब्रोमाइड के विरचन के लिए से HBr 48% के साथ लगातार उबाला जाता है। 95% फास्फोरिक अम्ल में एल्कोहल को सोडियम अथवा पोटेशियम क्लोराइड के साथ गर्म करके RI की अच्छी लब्धि प्राप्त की जा सकती है। हैलो अम्लों से एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाशीलता का क्रम 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री होता है। तो हैलो अम्लों से एल्किल हैलाइड, तो कौन सी रिएक्शन की ये बात कर रहा है, सबसे जो पहली रिएक्शन है आपके, देखिए सबसे पहली रिएक्शन इसकी बात कर रहा है ये वाली रिएक्शन की।
तो इसमें क्या होता है, जो आपके 3 डिग्री होता है उसकी रिएक्शन ज्यादा होती है, 2 डिग्री से 2 डिग्री ज्यादा होती है, 1 डिग्री से वाला क्रम होता है। एरिल हैलाइड के विरेचन के लिए उपयुक्त विधि उपयुक्त नहीं है, क्योंकि फिनॉल में कार्बन ऑक्सीजन आबंध में आंशिक द्विआबंध के गुण होने के कारण एक कलाबंध से अधिक मजबूत होता है, ऐसे एक कलाबंध की तुलना में तोड़ना कठिन हो जाता है। तो भैया ये बोल रहा है कि यहाँ पर क्या होता है, आपके एरिल हैलाइड में क्या होता है, यहाँ पर एक्स जुड़ा हुआ है, और आप चाह रहे हैं क्या चाह रहे हैं कि आपके जो फिनॉल है, फिनॉल में क्या करेंगे, आप यहाँ पर एक्स जोड़ने इसको हटा दें। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है, अनुनाद होता है, अनुनाद की वजह से ये जो बॉन्ड होता है ना कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, जो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड के लक्षण आ जाते हैं इसके अंदर में, तो इसको तोड़ना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। सेकंड मेथड है वो है आपके हाइड्रोकार्बनों से। तो हाइड्रोकार्बनों से कैसे प्राप्त किया जाता है, तो सबसे पहली रिएक्शन है मुक्त मूलक हैलोजन द्वारा। तो मुक्त मूलक हैलोजन कैसे होता है, ऑलरेडी आप 11th क्लास में इसको पढ़ चुके हैं। तो क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये होता है। देखिए एल्केनों के मुक्त मूलक क्लोरीनन अथवा ब्रोमीनन में समावयवी मोनो तथा पॉली हैलो एल्केनों का जटिल मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे शुद्ध यौगिकों में पृथक करना कठिन होता है, परिणाम तक किसी भी एक यौगिक की लब्धि कम होती है। तो ये रिएक्शन आप ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, चैप्टर 13 में यहाँ पर आपको बताया भी गया है। क्या होता है, देखिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कोई भी हैलोजन होती है उसकी रिएक्शन कराई जाती है क्लोरीन के साथ में, तो क्या होता है, आपको यहाँ पर मोनो भी प्राप्त होता है, डाई प्राप्त होता है, तरह तरह के जो मिश्रण होते हैं वो प्राप्त होते हैं। तो इनकी जो शुद्धता होती है ना, वो यहाँ पर मेन कंसर्न होती है। इसकी वजह से क्या किया जाता है, इस रिएक्शन को कम मात्रा में काम में लिया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप एक बार ये जो वाले क्वेश्चंस हैं, बॉक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करें। यदि नहीं आए तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कौन सा वाला बॉक्स क्वेश्चंस आपको नहीं आया है, और हम उसका आंसर आपको फर्दर बना करके दे देंगे। सेकंड है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा। तो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन क्या होता है, सबसे पहले इसको समझेंगे। देखिए आपको बोला है कि एरिल क्लोराइडों तथा ब्रोमाइडों का विचलन, आयरन का आयरन थर्ड क्लोराइड अथवा किसी अन्य लुईस अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एरिनो की क्लोरीन अथवा ब्रोमीन द्वारा इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा आसानी से किया जा सकता है। आपको बोला है कि एरिल क्लोराइड बनानी हो या फिर एरिल ब्रोमाइड बनानी हो, तो क्या किया जाता है, इसकी रिएक्शन कराई जाती है आपके आयरन थर्ड क्लोराइड के साथ में। तो आयरन की रिएक्शन कराई जाती है अंधेरे में क्लोरीन के साथ, किसी के भी साथ में, तो आपको मिल जाएगा आयरन थर्ड क्लोराइड। इससे जो आपके यहाँ पर CH3 है ना, यहाँ से क्या हो जाएगा, इस CH3 में से क्या हो जाएगा, एक एक्स क्या हो जाएगा, आपके यहाँ पर आ जाएगा, एक एक्स आ जाएगा यहाँ पर। लेकिन गौर करने वाली बात है कि जो आपके एक्स है ना, वो CH3 पे नहीं जुड़ेगा, यहाँ पर भी तो जुड़ सकता था। क्योंकि ये रिएक्शन का मेन गुण ये है कि जब आप अंधेरे में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर एक तो आपके ऑर्थो हेलोटोलुइन बनेगा और एक आपके पैरा हेलोटोलुइन बनेगा। आगे बोला है कि ऑर्थो तथा पैरा समावयवियों को उनके गलनांकों में अत्यधिक अंतर होने के कारण सुगमता पूर्वक पृथक किया जा सकता है। देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि ऑर्थो और पैरा में क्या होता है, गलनांकों में बहुत अधिक अंतर होता है। आगे बोला है कि आयोडीन के साथ अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। इस अभिक्रिया में HI को ऑक्सीकृत करने के लिए ऑक्सीकरण कर्मक HNO3 HiO3 की आवश्यकता होती है। अगर यहाँ पर आप आयोडीन लगा देंगे, X2 की जगह आप यहाँ पर I2 लगा देंगे, तो ये वाली रिएक्शन हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर क्या किया जाता है, कुछ अम्ल भी मिला लिए जाते हैं, HNO3 HiO3। अगर आपके एग्जाम में कुछ इस प्रकार से आ जाए, यहाँ पर आयोडीन दे दे, यहाँ पर यही दे दे, और साथ में आपको अगर HNO3 या फिर HiO3 आ जाए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये ऑलरेडी इन्होंने मेंशन कर दिया है कि आयोडीन के साथ में रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। फ्लोरीन की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इस विधि द्वारा फ्लोरीन मुक्त यौगिकों का परीक्षण नहीं किया जाता है। आगे बोला है शेंडर-मायर अभिक्रिया। देखिए शेंडर-मायर अभिक्रिया है स्पेशल रिएक्शन, तो आप देखेंगे इसको, जब ठंडे जलीय खनिज अम्ल में घुली अथवा निलंबित किसी प्राथमिक अमीन को सोडियम नाइट्रेट के साथ अभिकृत किया जाता है तो डाइओजोनियम लवण बनते हैं। ये ऑलरेडी आपको आगे पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 13 में। बने डाइओजोनियम लवण तथा क्यूप्रस क्लोराइड अथवा क्यूप्रस ब्रोमाइड के विलयन को मिलाने पर डाइओजोनियम समूह Cl अथवा Br के साथ प्रतिस्थापित हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से आपको बोला जा रहा है। देखिए आप एक बार इसको समझते हैं, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कुछ इस प्रकार से कि जो आपके एमीन होती है, एमीन की रिएक्शन कराई जाती है आपके NaNO2 और HX के साथ में, तो इससे मिलता है आपको डाइएजोनियम क्लोराइड। इसको बोला जाता है BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, शॉर्ट में BDC बोलते हैं। तो बेंजीन ये होता है आपके डाइएजोनियम और ये होता है आपके एक्स क्लोराइड होता है, जनरली हैलाइड होता है, BDC यहाँ पर हैलाइड, जब क्लोरीन लगा देंगे तो क्लोराइड। इसकी रिएक्शन कराई जाएगी आपके NaNO2 और प्लस HCl के साथ। टेम्परेचर आप यहाँ पर याद रखेंगे 273 से 278 केल्विन, यानी कि 0 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। तो क्या हो जाएगा, इसके बाद आपको मिल जाएगा BDC की रिएक्शन कराई जाती है Cu2H2 के साथ में, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है, ये सारी की सारी रिएक्शन नाइट्रोजन यहाँ से अलग हो जाती है और जो X होती है वो यहाँ पर बच जाता है।
तो इस पूरी की पूरी रिएक्शन को मिला करके कहा जाता है आपके सेंड्रोमायर रिएक्शन। तो आप इस वाली रिएक्शन को याद रखेंगे आगे, चूंकि आप आगे भी पढ़ेंगे इसको, तो एक बार आगे देख लेंगे हम। आयोडीन द्वारा डाइएजोनियम समूह के प्रतिस्थापन के लिए क्यूप्रस हैलाइड की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है। इसे सामान्यतः डाइएजोनियम लवण तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को एक साथ मिलाकर किया जा सकता है। ये बोला जा रहा है कि अगर आप आयोडीन लगाएंगे ना, तो आयोडीन के लिए इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपके क्यूप्रस क्लोराइड की, क्यूप्रस हैलाइड की। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप इसको के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करा दें तो भी आपको क्या मिल जाएगा, आयोडाइड मिल जाएगा। अब हम पढ़ेंगे एल्कीनों से किस प्रकार से इसको बनाया जाता है। क्योंकि देखिए आपको बोला गया कि हाइड्रोजन हैलाइडों के संयोजन या युगज द्वारा, आपको बोला कि हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड अथवा हाइड्रोजन आयोडाइड से अभिक्रिया करने पर एल्कीन संगत एल्किल हैलाइडों में परिवर्तित हो जाती है। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी एडिशन रिएक्शन हो रही है, योगात्मक अभिक्रिया हो रही है, HX हो जाएगा, तो यहाँ पर लग जाता है आपके हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, आपके HX यहाँ जाएगा। प्रोपीन दो प्रकार के उत्पाद देती है, परंतु मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार एक उत्पाद प्रमुख होता है। देखिए आप पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर 13 क्लास 11 के अंदर मार्कोनिकॉफ का नियम। देखिए जब आपकी योगात्मक अभिक्रिया कराई जाती है एल्कीन पर, तो हाइड्रोजन कहाँ पर जाएगी, कहाँ नहीं जाएगी, तो हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन वहां पर जाती है। देखिए कहाँ पर जाती है आप जानते हैं ऑलरेडी। देखिए यहाँ पर ये जो वाला उत्पाद है वो आता है अल्प मात्रा में, ये होता है आपके मुख्य मात्रा में। जब आपकी रिएक्शन कराई जाती है, रिएक्शन कराने पर क्या होता है, जो आपके आयोडीन वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पर जो योगात्मक वाला पार्ट होता है वो वहां पर जाता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। ये होता है मार्कोनिकॉफ का नियम। एंटी मार्कोनिकॉफ उसकी उपस्थिति में होता है आपके एदुर्वी ब्लाइकों की उपस्थिति में, उसमें उल्टा हो जाता है। आगे बुलाएं हैलोजनों के संयोजन द्वारा। देखिए CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली ब्रोमीन को एल्कीन में डालने से ब्रोमीन का लाल रंग विलुप्त हो जाता है। ये किसी अणु में द्विआबंध की पहचान करने की एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है। इस संयोजन के परिणाम स्वरूप सन्निधि डाइब्रोमाइड यानी कि विष डाइब्रोमाइड का संश्लेषण होता है, जो कि रंगीन होता है। देखिए क्या होता है, आपको कोई भी जो आपके डबल बॉन्ड युक्त कंपाउंड है उसकी रिएक्शन क्या कराएंगे आप, ब्रोमीन और CCl4 के साथ में कराएंगे, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर ये करता है अपनी जगह पर जो डबल बॉन्ड है ना उसको तोड़ देगा और उसमें दूसरी जगह पर यहाँ पर आपके 2 ब्रोमीन जोड़ देगा। देखिए एक ब्रोमीन ये रही, एक ब्रोमीन ये रही। इससे क्या होता है, इसका जो पहले रंग था ना वो एकदम से रंग चेंज हो जाता है। CCl4 में घुली ब्रोमीन को एल्कीन में डालने पर ब्रोमीन का लाल रंग, ये पहली थी रेड रंग की, तो इसका जो लाल रंग रहता है वो क्या होता है, विलुप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आप पता लगा सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, एक परख नली के अंदर कुछ कंपाउंड भरा हुआ है और मुझे पता लगाना है इसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर ब्रोमीन प्लस CCl4 डाल दूंगा। अगर इसका रंग चेंज हो गया तो मैं पता लगा लूंगा कि इसके अंदर डबल बॉन्ड वाला कोई कंपाउंड है। तो यहाँ पर ये क्या टेस्ट में काम करने, प्रयोगशाला में काम करने के काम आती है। सेकंड है आपके हैलोजन विनिमय। हैलोजन का विनिमय क्या होता है, हैलोजन का इंटरचेंज किस प्रकार से होता है। देखिए एल्किल आयोडाइडों का विचलन प्राय एल्किल क्लोराइडों या फिर ब्रोमाइडों की शुष्क एसीटोन में सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया से होता है। इस अभिक्रिया को आप पिंकलेस्टीन अभिक्रिया कहते हैं, पिंकलेस्टाइन अभिक्रिया। दिस इज द इम्पोर्टेंट आप नाम वाली रिएक्शंस को सबको याद करेंगे तो आपसे पूछ सकता है वो कि पिंकलेस्टाइन रिएक्शन का निम्न में से कौन सा समीकरण है, और बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है, ये आपके नीट में भी बहुत बार आ चुका है। तो यहाँ पर क्या होता है, विनिमय का मतलब होता है इंटरचेंज। इंटरचेंज क्या होता है, देखिए कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए यहाँ पर है आपके RX और यहाँ पर है आपके NaI। ये वाला आयोडीन आ जाएगा यहाँ पर और ये वाला X आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बन जाता है आपके RI और यहाँ पर मिल जाते हैं आपको NaX। इस प्रकार से प्राप्त NaCl तत्व अथवा NaBr शुष्क एसीटोन में अपक्षेपित हो जाते हैं तथा ये लासतुल्य के नियम अनुसार अग्र अभिक्रिया को सुगम बना देते हैं। लासतुल्य का नियम ऑलरेडी आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। लासतुल्य का नियम क्या कहता है, अभिक्रिया अग्र जाएगी या पश्च जाएगी इसके बारे में ये बताता है। को सुगम बना देता है धात्विक क्लोराइडों जैसे कि AgF। अब आगे जो रिएक्शन है उसका नाम अलग है, आगे की जो रिएक्शन है उसका नाम है श्वार्ट्ज अभिक्रिया। आगे बोला है कि धात्विक क्लोराइडों जैसे कि AgF, Hg2F2, COF2 अथवा SbF3 की उपस्थिति में एल्किल क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड को गरम करके उपलब्ध करना। एल्किल क्लोराइडों के संश्लेषण का सर्वोत्तम तरीका इस अभिक्रिया को श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ से आपने क्या बनाया, यहाँ से आपने बनाया था क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि भाई मुझे तो फ्लोराइड बनाना है, एल्किल फ्लोराइड बनाना है। तो इन्होंने कहा कि भाई फ्लोराइड भी बना सकते हैं। फ्लोराइड बनाने के लिए क्या करोगे आप, जो भी आपके धात्विक फ्लोराइड है उसकी रिएक्शन करा दीजिए। तो ये रहा आपके धात्विक क्लोराइड, या तो AgF या फिर Hg2F2 या फिर COF2 धातु प्लस क्लोराइड का यौगिक आ जाएगा धात्विक क्लोराइड, उसकी रिएक्शन करा देंगे आप तो आपको मिल जाएगा धात्विक जो आपके एल्किल फ्लोराइड है वो मिल जाएगा। इस अभिक्रिया को बोला जाता है श्वार्ट्ज अभिक्रिया। तो एक बार आप जो पाठ्य नियत प्रश्न एक बार इनको सॉल्व करेंगे, यदि कुछ समस्या आती है तो एक बार आप हमसे पूछ सकते हैं, तो मैं आशा करता हूँ आप सॉल्व कर लेंगे। अगर हम इनको यहाँ पर इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी।
देखिए आपने इनके जो फॉर्मेट जो सबसे पहले आपने क्या कर लिया, इनका निर्माण पढ़ लिया। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे इनके भौतिक गुण क्या होते हैं, आपके जो हैलोजन युक्त कंपाउंड होते हैं उनके। तो भौतिक गुण में आप सभी लोग जानते हैं क्या आता है, गलनांक आते हैं, क्वथनांक आते हैं भैया, ये कैसे देखते हैं, इनका रंग क्या होता है, कुछ इस प्रकार की चीजें आती हैं, तो हम उनको पढ़ लेते हैं। एक बार इसको रीडिंग लगाएंगे, रीडिंग लगाने के बाद जो जो इंपॉर्टेंट चीजें उसको मैं अंडरलाइन कर दूंगा। शुद्ध अवस्था में एल्किल हैलाइड रंगीन यौगिक होते हैं, परंतु ब्रोमाइड तथा आयोडाइड प्रकाश के संपर्क में आने पर रंगीन हो जाते हैं, यानी कि वाष्पशील हैलोजन युक्त यौगिक सुगंध में होते हैं भैया। गलनांक एवं क्वथनांक के बारे में पढ़ते हैं। देखिए एथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड तथा कुछ क्लोरोफ्लोरोमेथेन कमरे के ताप पर गैस के रूप में होते हैं, जबकि उच्च सदस्य क्या होते हैं, द्रव अथवा ठोस होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कार्बनिक हैलोजन यौगिकों के अणु सामान्यतः ध्रुवीय होते हैं। उच्च ध्रुवणता एवं जनक हाइड्रोकार्बन की तुलना में उच्च आणविकता द्रव्यमान होने के कारण हैलोजन व्युत्पन्नों में प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल क्या होते हैं, आपके डाइपोल डाइपोल अथवा वांडरबॉल आकर्षण होते हैं। द्विध्रुव बल होता है, फिर वांडरबॉल बल होते हैं। यही कारण है कि क्लोराइडों, ब्रोमाइडों तथा आयोडाइडों के क्वथनांक समतुल्य द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बनों के क्वथनांकों की अपेक्षा महत्वपूर्ण होते हैं। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट लाइन फ्रॉम दिस टॉपिक। आप इसको याद करेंगे कि भैया जो आपके क्लोराइड है, ब्रोमाइड है या फिर आयोडाइडों के क्वथनांक समतुल्य द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बनों के क्वथनांकों की अपेक्षा महत्वपूर्ण रूप से अधिक होते हैं। तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि एक तरफ आपको मेथेन एथेन प्रोपेन दे रखे हैं और एक तरफ आपको क्लोरो एथेन क्लोरोमेथेन और क्लोरोप्रोपेन दे रखे हैं, तो उनके जो क्वथनांक होंगे ना, तो क्लोरीन व्युत्पन्न के ज्यादा होंगे। आगे बोला है कि अणुओं का आकार बड़ा होने पर तथा अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने पर आकर्षण बल और अधिक प्रबल हो जाते हैं। चित्र 10.1 में विभिन्न हैलाइडों के क्वथनांक में परिवर्तन का प्रारूप दिया गया है। सामान्य एल्किल समूह के लिए एल्किल हैलाइडों के क्वथनांकों का घटने का क्रम होता है आपके RI से कम RBr फिर RCl फिर RF। तो ये आपके क्वथनांकों के घटने का क्रम आप देख सकते हैं। ऐसा हैलोजन परमाणु के आकार तथा द्रव्यमान में वृद्धि होने से वान डेर वाल्स बलों के परिमाण में वृद्धि होने के कारण होता है। जैसे आप वर्ग में नीचे जाएंगे, नीचे जाने पर क्या होता है, आकार बढ़ता है, आकार बढ़ने से वान डेर वाल्स बल भी बढ़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके जो क्वथनांक होते हैं वो भी बढ़ते हैं। तो ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने पर वो कम हो जाते हैं। हाँ, आगे बोला है आपको कि समावयवी हैलोएल्केनों में श्रृंखलन बढ़ने के साथ क्वथनांक कम हो जाते हैं। देखिए आगे ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जैसे ही श्रृंखलन बढ़ेगा क्वथनांक क्या हो जाएंगे, कम होते जाते हैं। और ऑलरेडी आप इसके बारे में क्लास 11th के अंदर चैप्टर 13 में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है, ब्रांचिंग बढ़ने के बाद में क्वथनांक कम होता जाता है, आप पढ़ चुके हैं। उदाहरण बोला कि आपको निम्नलिखित 3 समावयवियों में से 2 ब्रोमो और 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन का क्वथनांक न्यूनतम होता है। देखिए इसमें कोई भी शाखा नहीं बन रही, कोई ब्रांचिंग नहीं हो रही, इसमें एक ब्रांच है। इसमें क्या हो जाएंगे, आपकी एक ब्रांच ये आ गई, एक ये आपके 2 3 ब्रांच हो गई। मान लीजिए आप यहाँ पर भी आपके एक ब्रांच, इसको मान लीजिए 1 2 3, ये सिंपल है। इसमें एक ब्रांच, एक ब्रोमीन जोड़ दी, इसमें आपके 2 ब्रोमीन जोड़ दी, तो आप यहाँ पर देखेंगे इसका क्वथनांक क्या है, ज्यादा, इसका और कम, इसका बिल्कुल कम। तो आप ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ चुके हैं कि ब्रांचिंग फैक्टर जैसे ही आप बढ़ाएंगे, जब आप शाखन को बढ़ाएंगे तो आपके गलनांक और क्वथनांक वो अपने आप कम हो जाएंगे। समावयवी डाई हेलोबेंजीन के क्वथनांक लगभग समान होते हैं। देखिए समावयवी डाई हेलोबेंजीन के क्वथनांक लगभग समान होते हैं, परंतु पैरा समावयवी ऑर्थो तथा मेटा समावयवियों की अपेक्षा उच्च गलनांकी होते हैं। पैरा वाला यानी कि ये वाला, कारण क्या है, ऐसा पैरा समावयवियों की सममिति के कारण होता है, जिसके कारण वे ऑर्थो तथा मेटा समावयवियों की तुलना में क्रिस्टल जालक में अधिक समायोजित हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं, सम्मित होते हैं। सम्मित होने की वजह से क्या होता है, जब इनको पैक किया जाता है ना, पैक किया जाता है, देखिए जब पैक करेंगे तो पैक करने पर बड़ी आसानी से वो क्या हो जाते हैं, पैक हो जाते हैं। तो उनकी पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उनका जो क्वथनांक होता है मेटा वालों का ये ज्यादा होता है। और तो और पैरा का तो लगभग सेम होता है, 453 446 256 249। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर ये है कि जो आपके ऑर्थो वाला होता है उसका थोड़ा सा ज्यादा रहता है मेटा की अपेक्षा। सेकंड है घनत्व। भैया घनत्व भी आपके क्या होता है, आपके घनत्व भी आपके एक भौतिक गुण होता है, तो उसको भी पढ़ लेते हैं। हाइड्रोकार्बनों के ब्रोमो आयोडो तथा पॉलीक्लोरो व्युत्पन्नों की जल की तुलना में भारी होते हैं। जल से भारी होंगे तो जल में डूब जाएंगे। कार्बन परमाणु की संख्या, हैलोजन परमाणु की संख्या तथा हैलोजन परमाणु का द्रव्यमान बढ़ने से घनत्व बढ़ता है। तो घनत्व कैसे बढ़ेगा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। या तो कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ा दीजिए, हैलोजन परमाणु की संख्या बढ़ा दो तथा हैलोजन परमाणु का द्रव्यमान बढ़ने से घनत्व बढ़ता जाता है। अगर आपको प्रश्न दे रखा हो कि निम्न का घनत्व का बढ़ता हुआ क्रम दीजिए, तो आपको दिख रहा है कि कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ा दी तो घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। या फिर हैलोजन परमाणु की संख्या बढ़ा दी, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार प्रश्न आ चुका है, आपके नीट में आया था लास्ट ईयर और जेईई मेन में भी आया था, आई थिंक जेईई एडवांस में भी यहाँ से एक प्रश्न आ चुका है। तो ये वाली लाइन आप एक बार याद कर लेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या है, आपके कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन से ज्यादा ब्रोमीन होता है, उसका भार उससे ज्यादा आयोडीन का भार होता है। तो आप देखेंगे इसका घनत्व
कम है, इसका और ज्यादा, इसका और ज्यादा। आप देखेंगे यहाँ पर 2 क्लोरीन है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो इसका घनत्व और कम है, इसका और ज्यादा ज्यादा, यानी कि क्लोरीन की संख्या आप बढ़ा दो, आप क्या करेंगे कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा, घनत्व बढ़ जाएगा। सेकंड है विलेयता। विलेयता का मतलब क्या होता है, घुलने का गुण। देखिए हेलो एल्केन जल में बहुत अल्प विलेय होते हैं, कारण क्या होता है, क्योंकि हेलो एल्केनों को जल में घुलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे कि हेलो एल्केन के अणुओं के मध्य उपस्थित आकर्षण को जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन आबंध को तोड़ा जा सके। हेलो एल्केन तथा जल के अणुओं के मध्य नए आकर्षण बलों के बनने से कम ऊर्जा निर्गमित होती है, क्योंकि ये आकर्षण बल जल में उपस्थित मूल हाइड्रोजन आबंधों जितने प्रबल नहीं होते। परिणाम स्वरूप हैलोजनों की जल में विलेयता बहुत कम होती है। तो आप समझ सकते हैं कि हैलोजन जल में विलेय क्यों नहीं होते, यहाँ पर समझाया जा चुका है। हालांकि हेलो एल्केनों की प्रवृत्ति कार्बनिक विलायकों में घुलने की होती है, क्योंकि ये हेलो एल्केन देखिए तथा विलायक अणुओं के मध्य बने नए अंतराण्विक आकर्षण बलों की सामर्थ्य लगभग उतनी होती है जितनी की टूटने वाले अलग अलग हेलो एल्केनों तथा विलायक अणुओं के मध्य होती है। केमिस्ट्री में एक रूल होता है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी कि समान समान को घुलता है। तो यहाँ पर बोला है कि हेलो एल्केन क्या करेंगे, आपके कार्बनिक विलायकों में घुल जाएंगे लेकिन जल में नहीं घुलेंगे। यहाँ पर कुछ पाठनीय प्रश्न आप एक बार इनको सॉल्व करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं दे रखी हैं। देखिए हमने यहाँ पर भौतिक गुण पढ़ लिया, अब हम पढ़ने वाले रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में सबसे पहले पढ़ेंगे आप हेलो एल्केनों की अभिक्रियाएं। तो हेलो एल्केनों की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। हेलो एल्केनों की अभिक्रियाओं को निम्न संवर्गों में बांटा गया है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन, निराकरण अभिक्रिया, तीसरा है धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो तीनों प्रकार की अभिक्रिया हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो नाभिक रागी क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित कर देता है, वो हो जाएंगे आपके नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस प्रकार की अभिक्रिया में नाभिक रागी उस हेलो एल्केन क्रियाधार से अभिक्रिया करता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु शामिल कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश होता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है तथा हैलाइड आयन निकल जाता है जिसे अपशिष्ट समूह कहते हैं। चूंकि प्रतिस्थापन अभिक्रिया नाभिक रागी के द्वारा प्रारंभ होती है तो इसे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो रिएक्शन को कुछ इस प्रकार से समझेंगे। आप यहाँ पर क्या बताया जा रहा है आप एक बार समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर बोला है कि इस अभिक्रिया में नाभिक रागी वो हेलो एल्केन क्रियाधार से अभिक्रिया करता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु संबंधित कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश होता है। देखिए कुछ इस प्रकार से होता है, कार्बन और ये होता है हाइड्रोजन, यहाँ पर आता है आंशिक धनावेश, यहाँ पर होता है आंशिक धनावेश। तो जो आपके नाभिक रागी होता है NU माइनस क्या करता है, इस पर आंशिक धनावेश होगा ना उस कार्बन पर अटैक कर देगा, अटैक करके क्या कर लेगा, एक मध्यवर्ती बना लेगा, मध्यवर्ती बना करके क्या कर देगा, इसको X को हटा देगा। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा जो मिलने वाला पदार्थ होगा वो आ जाएगा आपके CNU। देखिए CNU साथ में X माइनस। तो देखिए ये बोला गया आपको कि ये एल्किल हैलाइड की कार्बनिक अभिक्रियाओं का एक प्रमुख उपयोगी संवर्ग है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु sp3 संग्रहित कार्बन परमाणु से आबंधित होता है। एल्केनों की कुछ सामान्य अभिक्रिया नाभिक रागियों द्वारा अभिक्रिया के उपरांत बने उत्पादों को सारणी 10.4 में दिया गया है। तो आप एक बार इस सारणी को रीड लगा लेंगे, क्योंकि किस प्रकार के अगर नाभिक रागी ये लेंगे तो उत्पाद क्या बनेगा, ये लेंगे तो क्या बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसको देख लेंगे। आगे बोला है आपको कि देखिए साइनाइड तथा नाइट्राइड जैसे समूह में दो नाभिक रागी केंद्र होते हैं। देखिए क्या होता है, आपके कार्बन है, कार्बन के साथ मैंने क्लोरीन जोड़ रखा है और यहाँ पर जोड़ रखा है CH3 मान लीजिए। और आपको आगे बोला गया कि साइनाइड में क्या होता है C ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बन भी आपके क्या करता है, आपके दादा समूह की तरह काम कर सकता है, नाइट्रोजन भी कर सकता है। तो बोल रहा है कि एक बार ये नाइट्रोजन जुड़ जाएगा, एक बार कार्बन जुड़ जाएगा, तो अलग अलग तरीके से दोनों बार दोनों जुड़ सकते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। साइनाइड तथा नाइट्राइड जैसे समूह में दो नाभिक रागी केंद्र होते हैं, उन्हें उभयदंती, देखिए उनको बोला जाता है उभयदंती नाभिक रागी कहा जाता है। उभयदंती यानी कि दोनों प्रकार से रह सके। वास्तव में साइनाइड समूह में दो अंशदायी संरचनाओं का संकर होता है, अतः ये दो भिन्न प्रकार के से नाभिक रागी के रूप में कार्य कर सकता है। देखिए यहाँ पर कार्बन दाता के तौर पर कार्य कर रहा है, यहाँ पर नाइट्रोजन कर रहा है, अर्थात कार्बन परमाणु से जुड़ने के परिणाम स्वरूप एल्किल साइनाइड तथा नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ने के परिणाम स्वरूप आइसोसाइनाइड बनता है। कुछ इस प्रकार से मान लीजिए, कुछ ऐसे है कि मेरे पास था CCCH3Cl पर मैंने इसकी रिएक्शन करा दी, तो Cn माइनस के साथ अगर ऐसे जुड़ जाएगा, मान लीजिए अगर आपके जुड़ता है CH3Cn तो ये बन जाता है आपके साइनाइड। अगर ऐसे जुड़ जाएगा आपके CH3 और NC के तौर पर जुड़ेगा, अगर ये जुड़ेगा आपके CH3 और NC तो ये हो जाएगा आपका आइसोसाइनाइड। और यहाँ पर सेम आगे बोला गया कि CH3ONO या फिर CH3NO2 कुछ इस प्रकार से। देखिए आइसोसाइनाइड बनता है। इसी प्रकार नाइट्राइट आयन भी उभयदंती नाभिक रागी के दो भिन्न संयोजन केंद्रों वाला ONO ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ने के परिणाम स्वरूप एल्किल नाइट्राइट, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ये बनेगा एल्किल नाइट्राइट, तथा नाइट्रोजन के द्वारा जुड़ने के परिणाम स्वरूप नाइट्रोएल्केन बनता है, तो ये हो जाएगा आपके नाइट्रोएल्केन।
तो देखिए यहाँ पर आपको बोला गया था नाभिक रागी प्रतिस्थापन किस प्रकार से होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पूरी की पूरी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभी आप देख सकते हैं। तो जो अगर जो चीजें दो तरीके से जुड़ती हैं तो वहां पे दो तरीके से जुड़ जाते हैं। देखिए इसकी क्रियाविधि होती है, देखिए जो क्रियाविधि है वो आपके इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नाभिक रागी प्रतिस्थापन की क्रियाविधि दो तरह की होती है, एक होती है आपके SN1 रिएक्शन जिसको बोलते हैं, और एक होती है आपके SN2। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं SN2। देखिए यहाँ पे SN2 का मतलब क्या होता है, इसका जो आपकी अभिक्रिया का जो वेग लिखा जाता है, वेग के अंदर इसके क्या होते हैं, जो वेग की जो घात होती है वो आती है 2, आप यहाँ पर देख सकते हैं SN2। जब इसका वेग लिखा जाएगा तो वेग के अंदर जो घात आती है वो आती है आपके घात 2, इसलिए इसको SN2 के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो देखिए हम SN2 को पढ़ते हैं। तो SN2 अभिक्रिया क्या होती है, द्विक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो द्विक अणुक क्यों कहा जाता है, देखिए CH3Cl तथा हाइड्रोक्साइड आयन की अभिक्रिया जिसमें मेथेनॉल तथा क्लोराइड आयन बनता है द्वितीय कोटि की बल गति। देखिए द्वितीय कोटि की बल गति का अनुसरण करती है। आप ये ऑलरेडी जो आपके रासायनिक बल गति की उसमें पढ़ चुके हैं, प्रथम कोटि द्वितीय कोटि क्या होती है। अर्थात अभिक्रिया का वेग दोनों अभिक्रियाओं की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसे आरेखीय रूप से चित्र 10.2 द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो क्या होता है, देखिए ये आपके नाभिक रागी की रिएक्शन करेगा आपके, देखिए आप सभी जानते हैं इसको बोला जाता है बैज, ये होता है आपके डैश, बैज यानी कि सामने वाला बॉन्ड, ये होता है पीछे वाला बॉन्ड। इसने क्या किया, जो आपके नाभिक रागी ने इस पर अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद में क्या हो जाएगा, जो सामने वाला बॉन्ड है, अब आप यहाँ पर एक अंतर देखेंगे, जो सामने वाला बॉन्ड होता है ना, इसका क्या हो जाता है प्रति ये क्या हो जाता है, जिसका जो संरचना है ना पूरी की पूरी इंटरचेंज हो जाती है। आप यहाँ पर देखेंगे इसकी संरचना इंटरचेंज हो गई कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर जो Cl था ना, Cl को ये हटा देगा और यहाँ पर खुद जुड़ जाएगा। देखिए Cl यहाँ तक अभी भी है, अभी भी इस वाले मध्यवर्ती में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये Cl हट गया और यहाँ पर OH जुड़ गया। लेकिन OH कहाँ पर जुड़ा है, देखिए Cl तो यहाँ पर था, OH कहाँ जुड़ा है, OH जुड़ा है यहाँ पर उल्टे तरफ, यानी कि जो विन्यास होता है उसका प्रतिलोपन हो जाता है, यानी कि क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आगे बोला है कि जैसा कि आप पूर्व कक्षा 11 में, कक्षा 11 में एकक के उसके चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि ठोस बेज पृष्ठ के ऊपर की ओर आने वाले आबंधों को और टूटी हुई लाइन पृष्ठ से पीछे की ओर जाने वाले आबंधों को तथा सीधी लाइन पृष्ठ के तल में उपस्थित आबंधों को प्रदर्शित करती है। ये हम सभी लोग जानते हैं 3D संरचना, ये सामने वाला, ये पीछे वाला बॉन्ड, और जो आपके जो दो बॉन्ड होते हैं वो तल वाले होते हैं। आप इसको कुछ इस प्रकार से भी देख सकते हैं, कुछ किस प्रकार से। देखिए यहाँ पर क्या होता है, आपके OH माइनस आया, OH माइनस ने अटैक किया, अटैक करने के बाद में क्या यहाँ पर इस तरफ से अटैक किया, लेकिन अब आप देखेंगे इसका जो प्रतिलोपन हो जाता है बाद में, जो विन्यास होता है उसका। देखिए यहाँ पर क्या, देखिए कुछ लाइन दे रखी है, आप इसको देखेंगे कि सन 1937 में एडवर्ड हैवी US एवं सर क्रिस्टोफर रेनॉल्ड ने SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि दी। एक बार इसको बस याद जानने के लिए पढ़ लीजिए। उसने कहा कि यूएस ने इनगोल्ड के निर्देशन में कार्य करके लंदन विश्वविद्यालय से DSc की उपाधि प्राप्त की। तो हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या बोला है, देखिए एक बार इसको पढ़ते हैं, एक बार रीडिंग लगाते हैं। ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि SN2 अभिक्रिया क्या होती है। SN2 में क्या होता है, नाभिक रागी आता है। देखिए नाभिक रागी अटैक करता है आपके, क्या होता है, जो आपके कंपाउंड है उस पर। उसके बाद में एक मध्यवर्ती बनाता है। मध्यवर्ती बनाने के बाद में क्या होता है, विन्यास का क्या हो जाता है, प्रतिलोमन हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, विन्यास पूरा की पूरा चेंज हो जाएगा। जो जो आपके लेफ्ट था वो राइट हो जाएगा, राइट था वो लेफ्ट हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा, आपकी अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। तो ये होता है आपका SN2 रिएक्शन। ये द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन को प्रदर्शित करता है। आक्रमणकारी नाभिक रागी की एल्किल हैलाइड से अन्य क्रिया करके कार्बन हैलाइड आबंध को तोड़ता है। देखिए कार्बन हैलाइड आबंध तोड़ता है तथा साथ ही एक नया कार्बन OH आबंध बनाता है। ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ एक ही पद में संपन्न होती है। आपको बोला है कि ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ एक ही पद में संपन्न होती है तथा कोई मध्यवर्ती नहीं बनता। यानी कि मध्यवर्ती जिसको आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये मध्यवर्ती बनेगा, वो क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग द रिएक्शन होता है, पूरा की पूरा रिएक्शन टाइम में कंप्लीट होता है तथा कोई मध्यवर्ती नहीं बनता है। जैसे जैसे अभिक्रिया प्रगति करती है तथा नाभिक रागी एवं कार्बन परमाणु के मध्य आबंध बनना प्रारंभ हो जाता है। कार्बन परमाणु एवं अपशिष्ट समूह के मध्य आबंध दुर्बल होने लगता है। जैसे ही ऐसा होता है, आक्रमण के लिए उपलब्ध कार्बन परमाणु का विन्यास प्रतीप हो जाता है, प्रतीप यानी उल्टा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की तेज हवाओं में छाता अंदर की ओर से बाहर पलट जाता है। देखिए आप देखेंगे बरसात में देखेंगे जब तेज हवा चलती है तो हमारा छाता उलट जाता है। इसके साथ ही अपशिष्ट समूह निकल जाता है। सभी क्रिया को विन्यास का प्रतीपन कहते हैं। संक्रमण अवस्था में कार्बन परमाणु एक ही समय पर आने वाले नाभिक रागी तथा निकलने वाले अपशिष्ट समूह दोनों के साथ जुड़ा रहता है। इस प्रकार की संरचना अस्थायी होती है तथा इसे पृथक नहीं किया जा सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संक्रमण अवस्था में कार्बन परमाणु के साथ 5 परमाणु से आवंटित रहता है, यह अस्थायी होता है। तो क्या बोला जा रहा है, आप एक बार यहाँ पर फिर से समझेंगे कहा क्या जा रहा है आपको। देखिए कहा ये जा रहा है, मैं बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ पर था आपके CX
यहाँ पर था आपके OH माइनस। तो ऐसे बोला जा रहा है कि एक तरफ से क्या होगा ये, और इसके अंदर साथ में क्या थे आपके 3 हाइड्रोजन थे, 1 2 और 3। ये इस पे अटैक करेगा, अटैक करने पर क्या बना लेगा आपके, देखिए कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पर था आपके X और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा, OH माइनस अटैक करेगा। तो ये बोलना एक ही स्टेप में होता है, जैसे जैसे ये जुड़ता जाएगा वैसे वैसे ये धीरे धीरे से ये कब जाएगा, यहाँ से बाहर निकलता जाएगा। और जैसे ये जो आपके X बाहर निकलेगा OH माइनस जुड़ जाएगा, और जुड़ते ही क्या हो जाएगा, इसका जो विन्यास है वो हो जाएगा प्रतीप हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसी को बोला जाता है विन्यास का प्रतीकपन। जैसे आपका जो छाता होता है बारिश में वो उल्टा हो जाता है। हाँ, चूंकि इस अभिक्रिया में नाभिक रागी अपशिष्ट समूहयुक्त कार्बन परमाणु के निकट आता है, तो इससे कार्बन परमाणु पर अथवा उसके निकट समूह उपस्थित स्थूल समूह प्रभावशाली अवरोधक निरोधक प्रभाव उत्पन्न करता है। सामान्य एल्किल हैलाइडों में मेथिल हैलाइड सबसे अधिक शीघ्रता से SN2 अभिक्रिया देता है। देखिए, क्योंकि इसमें केवल 3 छोटे हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तृतीयक एल्किल हैलाइड सबसे कम क्रियाशील होते हैं, क्योंकि स्थूल समूह आगमनकारी नाभिक रागी के लिए अवरोध उत्पन्न करते हैं। अतः विक्रियशीलता का क्रम निम्नलिखित होता है, प्राथमिक सबसे ज्यादा, उससे कम द्वितीयक, उससे कम तृतीयक हैलाइड। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आप लोग ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसको आप बोलते हैं, देखिए ये समूह क्या है, कार्बन। कार्बन के साथ में क्या है, छोटे छोटे समूह। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्राथमिक हैलाइड, द्वितीयक हैलाइड, तृतीयक हैलाइड का जो क्रम है कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जब आपके यहाँ पर जो OH माइनस अटैक करने के लिए आ रहा है, अगर ये OH माइनस बड़ा है और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, आकार में बड़े हो जाते हैं। तो बड़े हो जाते हैं तो इसके लिए क्या होती है, जगह कम पड़ जाती, जगह कम पड़ जाती, तो ये आसानी से अटैक नहीं कर पाता और यहाँ पर नहीं जुड़ पाता, जिससे अभिक्रिया आसानी से संपन्न नहीं हो पाती। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है। चूंकि प्राथमिक हैलाइड में क्या होता है, आपके यहाँ पर सारी चीजें हाइड्रोजन होंगी, द्वितीयक में क्या हो जाएगा, आपके एक कार्बन आ जाएगा, तृतीयक में 2 आ जाएंगे, तो अभिक्रिया क्या जाएगी और स्लो हो जाएगी। यही यहाँ पर बोला जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि मेथिल के साथ में बड़ी आसानी से जाएगा। एथिल लगा दोगे तो आप ये कार्बन रहेगा ना, ये वाला कार्बन क्या करेगा आपके भैया, ये इसका विरोध करेगा, इसको नहीं आने देगा, बोलेगा भाग, यहाँ पे जगह नहीं है। 2 आ जाएंगे तो फिर और ही जगह कम पड़ जाएगी, 3 आ जाएंगे तो फिर और भी जगह कम पड़ जाएगी, और ये अभिक्रिया बहुत ही स्लो हो जाएगी। सेकेंड रिएक्शन है वो है आपके SN1। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको बोला जाता है एकाण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एकाण्विक क्यों कहा जाता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। देखिए SN1 अभिक्रिया सामान्यतः ध्रुवीय प्रोटिक विलायकों, प्रोटिक जानते हैं आप, जो प्रोटीन जो आपको प्रोटॉन जैसे कि ध्रुवीय प्रोटिक विलायकों जैसे कि जल, अल्कोहल, एसिटिक अम्ल आदि में संपन्न होती है। तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड तथा हाइड्रोक्साइड आयन की मध्य अभिक्रिया तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल देती है एवं प्रथम कोटि की बल गतिकी का अनुसरण करती है, अर्थात अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिक्रियक की सांद्रता पर निर्भर करता है, जो कि तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड है। यहाँ पर देखेंगे आप, ये बोल रखा है आपको तृतीय ब्यूटिल ब्रोमाइड की रिएक्शन कराई जाएगी OH माइनस के साथ में, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, Br को भगा देगा, OH जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 2 मेथिल प्रोपेन 2 और Br माइनस भग जाएगा। तो आपको बोला जा रहा है कि ये 2 चरणों में संपन्न होती है। प्रथम चरण में ध्रुवीय कार्बन Br बंध का धीमा बदलने एवं कार्बोकैटायन तथा एक ब्रोमाइड आयन बनता है। द्वितीय चरण में इस प्रकार निर्मित कार्बोकैटायन पर नाभिक रागी के द्वारा आक्रमण होता है तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया पूर्ण होती है। सबसे पहले क्या होता है, देखिए चरण 1 होता है जो कि स्लो प्रोसेस होती है। क्या हो जाएगा, इस पर अटैक किया जाएगा ना, तो अटैक करने के बाद में क्या हो जाएगा, जो ब्रोमीन रहता है ना, ब्रोमीन यहाँ से अपने आप को छोड़ करके भाग जाता है, यहाँ पर बन जाता है आपको कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन को बोला जाता है कार्ब धनायन, कार्बन के ऊपर जाएगा धनायन। उसके बाद क्या करेगा, ये अपना प्रतिस्थापन अपना क्या करेगा, अपना रीअरेंजमेंट करेगा। रीअरेंजमेंट करने के बाद में जो आपके धनायन उस जगह चला जाएगा जहां पर ये सबसे अधिक स्थायी। उसके बाद में OH माइनस इस पर अटैक करेगा सेकंड चरण में, और उसके बाद में आपको यहाँ पर जो डिजायर्ड आपका आउटपुट है, जो आपके जो उत्पाद है वो मिल जाएगा। यहाँ पर बोला है कि चरण 1 सबसे धीमा तथा उत्क्रमणीय होता है। इसमें कार्बन Br बंध का विदलन होता है, जिसके लिए ऊर्जा प्रोटिक विलायकों के प्रोटॉन द्वारा हैलाइड आयन के विलायक योजन से प्राप्त होती है। चूंकि अभिक्रिया की दर सबसे धीमे चरण पर निर्भर करती है, अतः अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। देखिए आपको बोला जा रहा है ना कि हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता पर। इसके अतिरिक्त तो कार्बोकैटायन का स्तर जितना अधिक होगा, एल्किल हैलाइड का से विरचन उतना ही सरल होगा तथा अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा। एल्किल हैलाइडों में 3 डिग्री एल्किल हैलाइड तीव्रता से SN1 अभिक्रिया देते हैं, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन का स्तर सर्वाधिक होता है। आप जानते हैं कार्बोकैटायन कार्बन पर जब धनायन होता है वो होता है कार्बोकैटायन। अगर इसके पास में कार्बन रहेगा, यहाँ भी कार्बन यहाँ भी कार्बन, तो ये वाला जो कार्बोकैटायन होता है ना वो बहुत अधिक स्थायी होता है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन का स्तर सर्वाधिक होता है। SN1 तथा SN2 अभिक्रियाओं के लिए एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता के क्रम को संक्षेप में निम्न प्रकार से दे सकते हैं। SN2 अभिक्रिया के लिए ये रहा आपके कुछ इस प्रकार से। SN2 अभिक्रिया में क्या होता है,
आप क्या करेंगे, एसिंटोपिक क्रिया में तृतीयक से कम मतलब ज्यादा होता है, द्वितीयक से ज्यादा होता है प्राथमिक में, लेकिन इसमें उल्टा होता है, इसमें क्या होता है, तृतीयक सबसे ज्यादा होता है। तो ये वाला सीक्वेंस आप एक बार याद कर लेंगे। आगे बोला कि इन्हीं कारणों से एलिलिक तथा बेंजलिक हैलाइड एसिडोनॉमिक क्रिया के प्रति क्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार निर्मित कार्बोकैटायन अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। यहाँ पर अनुनाद हो गया, अनुनाद के बाद में कुछ इस प्रकार से आपके स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिलिक और बेंजलिक हैलाइड में किस प्रकार से अनुनाद होता है। दोनों क्रिया विधियों में दिए हुए एल्किल समूह के लिए हैलाइड आरएक्स की क्रियाशीलता का क्रम इस प्रकार से होता है आरआई, आरबीआर, आरसीएल और आरएफ। चाहे वो SN1 हो चाहे SN2 हो, जो क्रियाशीलता का क्रम आएगा वो यही आएगा, लेकिन आप देख सकते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के लिए अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ सॉल्व एग्जांपल दी हुए, आप इनको एक बार सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपको वो आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा आपके नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के त्रिविमीय रासायनिक पहलू। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो आपके कुछ त्रिविम से रिलेटेड चीजें पढ़नी रहेंगी, ध्रुवण घूर्णकता, कायरलता, धारण, प्रतिलोपन तथा रेसमीकरण आदि को हम क्या करेंगे, सीखेंगे। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चूंकि वीडियो की ड्यूरेशन काफी ज्यादा हो गई है, तो इस वीडियो का हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है तो हमको जरूर बताएं, कमेंट करके बताएं, और आप किस और आपका कोई सजेशन है, कोई सुझाव है वीडियो से रिलेटेड तो हमको बताएं। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक से रिलेटेड पाना चाहते हैं एक बार हमको कमेंट करके जरूर बताएं। एंड थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप ऐसी इसी प्रकार के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।